अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाजरीन, पूरी दुनिया में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये वीक मनाया जाता है, जिसमें ये मैसेज दिया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के मौके पर कि लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी ख्याल रखें और बिलखुसूस बच्चों की वैक्सीनेशन पर भी ज़ोर दिया जाता है। हम मौजूद हैं कराची में, और कराची में मेडिकल और हेल्थ से मुतालिक डिफरेंट NGOs, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक लैब्स और बिलखुसूस जो कॉलेजेस हैं, हेल्थ कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इन सब ने मुश्तरका तौर पर रैली का इनेकाद किया। और यहाँ पर आज डिग्निटरीज भी मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे भी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से ये जो एक कोशिश है, इसका मुआशरे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नैयर जबीन, जो कि डॉक्टर ईसा लैब की एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर भी हैं, और आज की एक बड़ी खूबसूरत रैली का भी इनेकाद किया गया। आपके साथ स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे, कुछ बताएं इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक बनाया जाता है, जो कि इस साल 24 से 30 अप्रैल को है, और हमने इसका आज आगाज़ किया है। इस वक्त हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नॉर्थ नाज़िराबाद में मौजूद हैं। ये तमाम लोगों की मिलकर एक काविश थी, जिसकी वजह से आज इतनी सक्सेसफुल वॉक हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आगाही दी जा सके। जैसा कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पोलियो के केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपना रोल, अपनी पार्टिसिपेशन कर सकें, लोगों को ये मैसेज देने में कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सही है। पाकिस्तान में आपको नहीं लगता बीइंग अ डॉक्टर के वैक्सीनेशन से लोग घबराते बहुत हैं? हमने कोविड के दौरान भी देखा, बहुत सारे लोग अब भी अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे भी वैक्सीनेशन से घबराते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, वैक्सीनेशन नहीं करानी पड़े। तो इसकी क्या वजूहात हैं? कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है या ये वैक्सीनेशन वाकई कोई अपना साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों में आगाही नहीं है, उस तरह नहीं है जिस तरह से, हालांकि बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। रोटरी इंटरनेशनल का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आप देखें, एंड पोलियो के हिसाब से जो उनकी कैंपेन होती है, इनके वर्कर्स घर घर जाते हैं, WHO के जो लोग हैं, टीम्स हैं, घर घर जाती हैं। लेकिन आज भी लोग आज भी रिलक्टेंट फील करते हैं इस चीज़ के लिए। तो सिर्फ इसका जो वाहिद सलूशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए, और जितने भी इदारे आगे बढ़कर इसमें काम कर सकते हैं वो काम करें। सही है। रोटरी इंटरनेशनल भी एक ऐसा मोतबर इदारा है आलमी सतह पे, पोलियो के अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान में और हर जगह पर ये काम हो रहा है। हनीफ साहब मौजूद हैं, रोटरी इंटरनेशनल के गवर्नर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है। आप लोगों की बड़ी एक ज़बरदस्त एफर्ट होती है कि आप पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी को, तमाम NGOs को, यूथ को, सबको मिलाते हैं, और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है क्रिएट होता है, और आलमी सतह पे एक पूरी मुहिम को जो है सराहा जाता है। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज भी उजागर होता है। तो वही मेरी बात आपके सामने भी यही है कि पब्लिक के अंदर जो है ना शऊर की कुछ कमी दिखाई देती है। इसके लिए क्या स्टेप्स लिया आपने? देखिए, बेसिकली हमारा बुनियादी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है पोलियो एरेडिकेशन है। तो पोलियो वैक्सीनेशन जो है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब तो सिर्फ पूरे ग्लोब पे एक रेड डॉट रह गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पोलियो है। और हम उसकी इम्यूनाइजेशन, ड्रॉपिंग, हम इसके ऊपर हमने उलमा कमेटियाँ बनाई हुई हैं। इसके ऊपर हमने DHO, यूनिसेफ, WHO, जो हमारे बुनियादी स्टेक होल्डर हैं, सबके साथ हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं। इसके ऊपर लिटरेचर भी होता है, इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, सेमिनार होते हैं फॉर द अवेयरनेस। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं, प्लस एक अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, जिसकी वजह से अभी तक ये जो केसेस हैं वो चंद एक हर साल आ रहे हैं, और पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा नहीं हो पा रहा। बट इम्यूनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर चाहे किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन हो, उसकी प्रॉपर एक आगाही होती है, अवेयरनेस होती है। उसमें हम दिन रात लगे हुए हैं, अपने लोगों तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, और दिन रात कोशिश करते हैं कि ये काम बेहतर अंदाज में हो सके। अच्छा हनीफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में माजी में कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए कि उन इलाकों के अंदर पोलियो कैंपेन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई केस निकल आता है। तो क्या हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, इसमें जो वर्कर्स होते हैं, वो सही रुझान के साथ काम नहीं कर पाते, या इतने चैलेंजेस हैं कि हम 100% इलाके कवर नहीं कर पाते? नहीं, हम 100% इलाके कवर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी हमारी रिसर्च भी है और हमारा काम भी है। बेसिकली जो बच्चे शिफ्टिंग करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, लाइक जितने पख्तून यहाँ आबाद हैं, जितने पंजाबी यहाँ आबाद हैं, सिंध बलोच यहाँ आबाद हैं, वो छुट्टियों में चले जाते हैं बलूचिस्तान, चले जाते हैं KP के। यहाँ पे जो हमारी NIDs और SNIDs हो रही होती हैं, उन दिनों में वो शायद हो सकता है अपने गांव में मौजूद हो। जब उनके गांव में जाके वो इम्यूनाइजेशन हो रही होती है तो वो कराची में मौजूद होते हैं।
तो ये एक गैप है, इसके ऊपर अब हमने माशाल्लाह तमाम टूल प्लाजास पे, इवन हाईवेज़ पे, एयरपोर्ट पे इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिए कि जो बच्चे ट्रैवल करते हैं वो कम से कम ड्रॉपिंग करें। सही है। अच्छा, चाहे किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन की बात हो, एक हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है, रिसर्च के पॉइंट से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी यहाँ खुद ये चीज़ें अगर बनाई जाएँ तो लोगों का शायद जो एक एतमाद और एतबार मज़ीद बढ़ जाए, जब लोगों को ये दिखाई देता है कि ये सारी वैक्सीनेशन बाहर से आ रही हैं और ऐसा ना हो हम पे टेस्ट किया जा रहा हो किसी भी मामले में, तो उसमें भी लोग हेजिटेट होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है और आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इसी वजह से जो हमें KPK में इश्यूज़ आ रहे थे, बलूचिस्तान में इश्यूज़ आ रहे थे, हमने उलमा कमेटियाँ बनाई हैं। हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे उलमा कमेटी को लीड करते हैं। हमने इसको प्रोविंस वाइज पर उलमा कमेटी बनाई है जो मसाजिद से इसकी अवेयरनेस करते हैं कि ये हम खुद पी के दिखाते हैं। ये आप हम पे तजुर्बा करें कि ये सिर्फ जो हमारी आने वाली नस्ल है वो पैरालाइज ना हो जाए, हम इसके लिए आपको ये वैक्सीन करते हैं। अब जितनी भी वैक्सीन्स आ रही हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के जितने भी बच्चों को टीके लगते हैं, वो टीकों की बाकायदा तौर पे अवेयरनेस मुहिम होती है। लोग ये कहते हैं कि वो सरकारी अस्पतालों से नहीं लगाएंगे तो हम उनको ओपन ऑफर करते हैं कि आप आगा खान से लगवा लें, बट आपके पास कम से कम कार्ड हो कि बच्चा जो है वो इम्यूनाइज्ड हो गया। तो उसके लिए हम प्रॉपर दिन और रात काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं, उस मसाइल पे ओवरकम करना चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट मुझे ये बताइएगा कि रोटरी इंटरनेशनल का आगे का पाकिस्तान को लेके, बिलखुसूस आप गवर्नर हैं सिंध बलूचिस्तान, आप देख रहे हैं, तो क्या आपके आगे के प्लान्स हैं? और प्लस ये कि इमेच्योर बेबीज़ और खुराक के भी बड़े मसाइल हैं, क्या इन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे पोलियो के साथ? बिल्कुल, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्लोबल ग्रांट की है न्यूट्रिशन के लिए, जिसके ऊपर जो नौज़ायदा बच्चे और इमेच्योर बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका पूरा एक फूड सप्लीमेंट का हमने ग्लोबल ग्रांट किया है रोटरी क्लब ऑफ कराची ने, और उसके ऊपर हमने प्रॉपर काम शुरू कर दिया है। इसी तरीके से चूँकि हमारा जो 7 बेसिक एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम फोकसली काम करते हैं, उसमें मैटरनिटी एंड चाइल्ड और बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस पर हम ग्लोबल ग्रांट करते हैं। जो रोटरी कर सकता है पाकिस्तान में, जितना हमारा स्टेक है, जितनी हमारे मेहनत है, जितना हमारा काम है, उसके मुताबिक हम उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचा लेते हैं और फिर कम्युनिटी को भी कहते हैं कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकें। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट विशेस। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है रोटरी इंटरनेशनल, और इन जैसे लोग, इन जैसे पाकिस्तानी जो कि अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, अपने प्रोफेशन, अपने बिज़नेस, अपने सारी चीज़ों से वक्त निकाल कर सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। और आज का पूरी सोसाइटी का, पूरी कम्युनिटी का गैदर होना, जिसमें एजुकेशनिस्ट भी, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी, जिसमें डायग्नोस्टिक लैब्स के नुमाइंदगान भी, और सोसाइटी का हर तबका ही मिल के ये मैसेज क्रिएट कर रहा है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मद्देनज़र रखते हुए लोग वैक्सीनेशन को इम्पोर्टेंस दें, ताकि फिर चाहे पोलियो हो या किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ हो, उसके ख़ात्मे के लिए पूरी सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म पे यकजा दिखाई दे। वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है और आलमी सतह पर पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज भी उजागर किया जा रहा है। और ना सिर्फ इसमें हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, बल्कि वो एजुकेशन सेक्टर का वो तबका जो कि हेल्थ एजुकेशन से वाबस्ता है, नर्सिंग कॉलेज है, और कराची का पाकिस्तान का एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ नर्सिंग कॉलेज अल निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, जिनकी पूरी टीम, तमाम इनके स्टूडेंट्स, इनके नर्सेज जो तैयार हो रही हैं, इनका स्टाफ, और बिलखुसूस इनके जो रूह रवां हैं, सरबराह हैं जनाब असलम खान साहब, उनकी सरबराही में आज यहाँ पर रैली का भी इनेकाद हुआ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस पूरे मैसेज को पाकिस्तान भर में फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है और इम्यूनाइजेशन भी जो है लोग अपनी बिलखुसूस देखें। तो असलम खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की जानिब से आज ये काम हुआ, डॉक्टर ईसा लैब के साथ मिलकर एक इश्तराक से। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, कैसे मोटिवेट करेंगे? आज ईसा लैब और निम्रा कॉलेज नर्सिंग और WHO की तमाम रैली निकाली गई नॉर्थ अहमदाबाद में, इस सारी बॉडी से लेके क्या कहते हैं 5 स्टार चौरिंग तक, कि लोगों में अवेयरनेस आगाही हो कि हिफाजती टीकों का लगाया जाए अपने बच्चों को। चूँकि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी दुनिया में हिफाजती टीके लगाई जाती हैं। चूँकि हमारे पास दही इलाकों में लोगों की आगाही नहीं, इस वजह से ये मुहिम का एहतमाम किया गया। आपके स्टूडेंट्स, बच्चे भी एज ए वॉलंटियर इन चीज़ों में शरीक होते हैं? जी, हमारी भी क्या कहते हैं टाइफाइड के टीके लगेंगे मई के पहले हफ्ते में, तो हमारे स्टूडेंट वजह के इंशाल्लाह टाइफाइड के टीके लगाएंगे।
सही है। अच्छा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की यूथ को अगर हम मद्देनज़र रखें, आपके साथ तो एसोसिएट भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ की सूरत में, तो क्या उनके अंदर ये इंटरेस्ट और उनके अंदर ये शौक़ या जज्बा मौजूद है कि वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, लोगों की इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन की प्रमोशन के लिए अपना रोल अदा करें, और आपका इंस्टीट्यूट इसमें कोई रोल उनको मोटिवेट करने के लिए अदा कर रहा है? इससे गाय बगाए हमारे इदारे में इंशाल्लाह सेशन वगैरह होते हैं, सेशन होते हैं इसके अंदर, और हर चीज़ के लिए क्या कहते हैं बाकायदे की आगाही के लिए मुहिम जारी रहती है। दिन ब दिन हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम होता है, चूँकि सिर्फ हिफाजती टीम जाती है, दवाई के लिए, इलाज के लिए बाकायदे सेशन होते हैं। ठीक है। निम्रा नर्सिंग कॉलेज की ही एक बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव हैं और निम्रा ही नाम है आपका, तो क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? जी, ये अवेयरनेस रैली आज हम लोगों ने डॉक्टर ईसा लैब के साथ कोलैबोरेट करके इसका इनेकाद किया, और बहुत ही बेहतरीन रैली थी, जिसका मेन पर्पस ये था कि हम आवाम में आगाही क्रिएट कर सकें कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को टाइमली वैक्सीनेशन करवाएं। उनकी बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जिनसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू बचाव मुमकिन है, उनका बहुत ईजीली हम बच सकते हैं। करंट ईयर की अगर बात की जाए तो 3.5 से 5 मिलियन डेथ पर ईयर प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम टाइमली वैक्सीनेशन करवा रहे हों, जिसमें पर्टूसिस, डिप्थेरिया, रेबीज़ और मीज़ल्स जैसी महलिक बीमारियाँ शामिल हैं। तो हमारे नर्सेज आज रोड पर आए हैं, इस रैली का पार्ट बने हैं, ताकि वो आवाम में बता सकें कि वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आज भी कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जब वैक्सीनेशन टीम्स उनके घरों पर आती हैं तो उनको घरों से बाहर निकाल दिए जाते हैं, बच्चे छुपा लिए जाते हैं। तो बस बेसिक पर्पस इस रैली का ये है कि इस तरह से ना करें, अपने फ्यूचर को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। आज हम अपने बच्चों पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, और उनका फ्यूचर हेल्दियर बनेगा। ये मुझे बताएं निम्रा कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं घबराते क्यों हैं? बिलखुसूस ख़वातीन को अगर हम देखते हैं तो छोटे बच्चों को लेकर वो माएँ घबरा जाती हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि वैक्सीन इनको लगेगी तो बच्चों का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, मोशन हो जाएंगे उनको। तो क्या ऐसी वजह है? क्या वाकई वैक्सीन जो है अपना कोई साइड इफ़ेक्ट रखती है, या शुरू में उसके इस किस्म के इफ़ेक्ट्स बच्चों पे आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि जब बॉडी में एंटर होती हैं तो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट, उनके लिए टाइमली फीवर जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं और उस फीवर को सबसाइड कर सकते हैं। वो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं मेडिसिन, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ होती हैं। आप बिल्कुल इसको आराम से लगवा सकते हैं। इसके हवाले से ये जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं और ख़वातीन बच्चों को छुपा लेती हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सेफली अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं और उनका फ्यूचर बचाएं, बस यही कह सकते हैं। नर्सेज आप तैयार कर रहे हैं, पूरी दुनिया की एक ज़रूरत है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नर्सेज की ज़रूरत है, चाहे मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो। क्या इन बच्चों के जहनों में ख्याल नहीं आता होगा कि लोग तो इतना घबराते हैं वैक्सीनेशन से, हम नर्स बन जाएंगे तो पता नहीं कैसे हम डील करेंगे? तो आपके इंस्टीट्यूट में लोगों के साथ एक पब्लिक डीलिंग का भी कुछ सिखाया जा रहा है इनको, कम्युनिकेशन स्किल्स पे? हम अपने बच्चों पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने हमारी टीचर्स, हमारी फैकल्टी इनको ग्रूम कर रहे होते हैं। टाइम टू टाइम की ट्रेनिंग हो रही होती है कि किस तरह से आपने जाके पब्लिक को किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से आपने उनको ट्रेन करना है, उनको अवेयर करना है, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से वैक्सीनेशन के हवाले से भी इस पूरे वीक में हमारा प्लान है कि हम बच्चों को इस तरह से सेशन उनके कंडक्ट करवाएंगे जिस तरीके से वो अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस कर सके। सही। तो आज आपके ये सब स्टूडेंट्स और नर्सेज भी मौजूद हैं जो नर्स बन रहे हैं, तो इनसे भी नाज़रीन कुछ बात करते हैं और मज़ीद इनके स्टाफ से भी कुछ बात करेंगे। पहले कुछ बच्चों से बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मरियम नासिर। आई एम फ्रॉम अल-निम्रा कॉलेज, और आज हम लोग ने डॉक्टर ईसा लैब वालों के साथ मिल के हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि किस वैक्सीन वगैरह, पोलियो कितना ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा होगा कि हम घरों में जाते हैं तो बच्चों को छुपा दिया जाता है कि हम बच्चों को पोलियो नहीं पिलाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ये कितना नुकसानदेह है ये वो उस वक्त वो सोचते ही नहीं है, लेकिन बाद में से बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नर्सेज आप सब बन रहे हैं, एक तो बड़ी मोटिवेशन आपको मिलती होगी कि एक अच्छा प्रोफेशन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, घबराते हैं, कैसे कन्विंस करेंगे? नर्सिंग के हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी कि नर्सिंग में बहुत अच्छा सा वो होता है, अच्छा कॉलेज है, लेकिन एक हिसाब से वो नर्सिंग का वो जो वो होता है डॉक्टरी का मिसाल के तौर पर वो बहुत अच्छा होना चाहिए मिसाल। सही है। आपकी क्या राय है? यही कि मतलब लोग डरते हैं, ये कोई बहुत सारे हादसे हो जाते हैं इस वजह से डरते हैं, लेकिन हम उनको मोटिवेट करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप थोड़ा बिलीव रखें हम पे भी और हमारे काम पे। जैसे अभी बहुत सारी नर्सें तैयार हो रही हैं यही वजह से कि लोगों को कम से कम बीमारी का सामना करना पड़े। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना एक बड़ा चैलेंज है नर्स के लिए। आप भी आगे चल के बनेंगे, आप सभी बन रहे हैं, तो आपने मेंटली तौर पे खुद को तैयार किया?
जी बिल्कुल, क्योंकि मेंटली तौर पर हम खुद तैयार करेंगे ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें, क्योंकि इस चीज़ से हमें हिफाजतें मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आए, इतनी बड़ी रैली निकली है, किस लिए? क्योंकि ये जो माजूर बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरी होती है। कि पोलियोमाइलाइटिस के कितने सारे बच्चे जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन नहीं करते, जो हामला होती है वो टाइटनेस की वैक्सीनेशन नहीं करवाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं आप लोगों की नॉलेज में है जो आप समझते हैं कि वैसे ही अपने सोसाइटी में दोस्तों के साथ बैठें, नेबर्स के साथ बैठें, रिलेटिव्स में बैठें तो आप उन्हें अवेयरनेस दे सकें? मुझे खुशी होती है कि मैंने एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ली है जो कि स्टडी के साथ साथ हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक अच्छा जस्टर है हर कॉलेज का। जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद स्टडी के साथ बच्चों का शौक़ और भी बढ़ जाते हैं। तो मुझे तो तकरीबन 3 महीने हो गए इस कॉलेज में, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैंने एक अच्छी जगह पर एडमिशन ली है और हेल्थी एक्टिविटीज़ मिलती हैं, सीखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सीख रहे हैं। और पोलियो जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में आजकल पोलियो का ज़्यादा मरीज़ निकल रहे हैं, उस लिहाज से पोलियो। क्या वजह है, पोलियो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा पाकिस्तान से? सर क्योंकि मसला ये है कि सर हम मतलब जो भी स्टाफ जा रहे हैं पोलियो देने के लिए, मतलब उनको मतलब अवेयरनेस नहीं देते, उनको सिक्योरिटी भी उसके साथ देते हैं, मगर वो लोग जो बच्चों को छुपाते हैं या घर अंदर जाने नहीं देते हैं, इस वजह से मतलब पोलियो की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। तुम भी अपने दौर में जब बच्चे हो गए, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारी वैक्सीनेशन कराई होगी, पोलियो के कतरे पिलाए होंगे। आजकल ये जो कुछ माँ बाप हैं वो उनके जहन में ही बैठ गया है कि नहीं पिलाना बच्चों को पोलियो के कतरे, क्या कहना चाहोगे उस पर? मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर उनमें अवेयरनेस नहीं होगी तो वो इंजेक्शन नहीं लगवाते। बाज़ का देखा है जैसे कि बच्चे कोई भी लगाने जाता है, आजकल फ्री वैक्सीनेशन होती है, जैसे कोई लगाने जाता है यानी कि हम वॉलंटियर जाते हैं एज ए नर्सिंग एज ए टीचर, हम मुझे काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि अगर वो बच्चों को छुपा लेते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों को क्यों लगा रहे हैं, ऊपर से जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं इस बात से वो शक करते हैं पता नहीं क्यों फ्री लगा रहे हैं। पैसे लेके लगानी चाहिए? नहीं, ये बच्चों अवेयरनेस बता रहा हूँ ना, जो उनकी यानी साइकोलॉजी है, यानी कि वो ये कहते हैं कि फ्री लगा रहे हैं, सही है। और इसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए पोलियोमाइलाइटिस, वरना बच्चों की यानी कि पाइजनेस चले जाएगी। रिलीजियस पॉइंट से भी मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सेहत जो सबसे पहले इंसान की सेहत है, तो उसके लिए जिस तरह आज के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे पे हमने इस रैली का इनेकाद किया है, तो इससे हम यही बता रहे हैं कि देखिए सेहत सबसे पहले, तो उसके लिए ये जो वैक्सीनेशन है तो इनको लगाना चाहिए ज़रूर। और अल-निम्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की यहाँ पर मैडम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? नजमा चौहान। और आपका मैंने सुना है कि नर्सिंग में एक बड़ा वसी तजुर्बा भी है, तो मुझे बताएं कि आजकल की जो ये यूथ है, नौजवान नस्ल है, इनमें आप वो स्पार्क देखते हैं जो आप अपने दौर में थे, या आप समझते हैं कि ये सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे? क्योंकि वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी और जिद्दत आती जा रही है तो लोगों में जो एक रिलेक्टेंसी पैदा होती जा रही है, लोग जो हैं वो मेडिसिन्स, अद्वियात, वैक्सीनेशन को सुन के ही घबरा जाते हैं, तो उनकी इम्यूनाइजेशन कैसे अच्छी होगी? देखिए मैंने तो बहुत कोविड में भी काम किया है। सबसे पहले जो बात करूँगी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वो कहते हैं शायद इसमें कोई ड्रग्स मिली है या जनरेशन को रोक रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले नॉलेज नहीं है उनको, और अगर नॉलेज है हो भी जाती है, वो आते हैं लगवाते हैं। और दूसरी बात ये कि वो आपको पता है ना, यहाँ पे एक सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव नहीं आती। तो हमारी जो यूथ है वो बहुत मतलब इंस्पायर है और एक्टिव है, काम करना चाहती है और करती भी है, और हम ट्रेन भी कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ का कहना चाहूँगी, जो लोग जो हमारी यूथ है या हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनको काम बहुत करना पड़ेगा, सबको मिलके ही करना पड़ेगा। जो आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी ये डिजीज़ इतनी है, और जैसे हेपेटाइटिस है या टाइटनेस है, या अभी आपके जो ख़त्म नहीं हो रहा पोलियो, तो वो ज़रूर लगवाएं। तो अब तो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री है, सिर्फ सम चार्जेस लेते हैं वो लोग, तो इससे बहुत लोगों ने लगवाते भी हैं, बाकायदगी से आते भी हैं। मगर जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, जैसे आप गोट हैं या एयरपोर्ट के इलाके में कह लूँ, औरंगी टाउन है, इन सब जगहों में लोगों को काम करने का बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया किसी भी कैंपेन में। ये चीज़ें सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ हमारी सोसाइटी पे कुछ और मज़ीद इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस का दौर है और हमारे बच्चे कम्युनिटी विजिट्स पे भी जाते हैं, उनका CHN का सब्जेक्ट भी है। तो बेसिकली जो पर्पस है हमारे बच्चों का रैली में पार्टिसिपेट करने का कि वो कम्युनिटी से अवेयर हो, कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस दें विद एविडेंस, ताकि जो हम अपनी जो आवाम है उसको हम मोटिवेट कर सकें ताकि वो वैक्सीनेशन की तरफ माइल हों और डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरूबा नाम है। अच्छा अरूबा, ये बताएं कि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जो देही इलाके हैं यानी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक तो अवेयरनेस की भी कमी है और जितनी भी एक्टिविटीज़, रैलियाँ हो गई, इवेंट्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, अवेयरनेस हो गई, सब अर्बन एरियाज़ में हो रही हैं। ऐसा लगता है वहाँ तो फरामोश किया हुआ है जहाँ असल ज़रूरत है। तो उधर भी ऐसी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं या वहाँ पे क्या किया जाए? वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ ये की जा सकती है, लेकिन मसला वही होता है कि लोगों की जो एक होता है ना, हमारा एक माइंड होता है जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, अनएजुकेटेड पर्सन, तो उनके लिए थोड़ा समझाना उनको इस तरीके से, उसके लिए फिर हमें छोटी छोटी रिलीज अपने निकालनी चाहिए वहीं पर कॉलेजेस में, या फिर जो नर्सिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जाकर उनको अवेयरनेस देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो ये मैसेज क्रिएट कर रहा है कि पूरी दुनिया के इंसानों को अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो आदाद शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन पे तवज्जो ना देने से हर साल तकरीबन 50 लाख या इससे ज़ायद अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या क्या बीमारियाँ मौजूद हैं और वैक्सीनेशन की वजह से जो वो अपनी सेहत और अपनी जान को बचा सकते हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए आज ये सारे लोग यहाँ पर यकजा हुए हैं। देखना यह है कि हुकूमत और रियासती इदारे, बिलखुसूस महकमा सेहत और उसके ज़ेली इदारे, इन सब के साथ मिलकर सोसाइटी के लिए मज़ीद क्या बेहतरीन इक़दामात कर सकते हैं आने वाले दिनों पे, इस पर भी बगौर मुताला किया जाएगा और जायज़ा भी लिया जाएगा। फिलहाल जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद आकर मज़ीद बात होगी। देखते रहिए आवाज़। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 बच्चों में किसी एक बच्चे को होने वाला एक ऐसा अनोखा मर्ज जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहलाता है, और ये एक ऐसा मर्ज है जो बच्चों की जान ले लेता है। यानी अगर ये बच्चों में पाया जाता है, पहले तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता, और अगर हो जाता है तो फिर वो बच्चे 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। क्या है ये मर्ज़, और इतना रेयर मर्ज़ कि 10,000 में से किसी एक बच्चे को ये होता है और वालिदैन इससे नावाकिफ़ हैं। कई ऐसी अमवात बच्चों की हो चुकी हैं, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुकी हैं कि वालिदैन आज तक नहीं जानते कि उनके बच्चे इस मर्ज़ की वजह से जांबर नहीं रह सके। ये एक जेनेटिक मर्ज़ भी है और एक मौरूसी मर्ज़ है। क्या इसके पीछे अनासिर रहते हैं? हमारे साथ एक ऐसे वालिद मौजूद हैं जिनकी बेटी, जिनका नाम हया है, उससे ये चीज़ डायग्नोज हुई, और जब हया 6 माह की हुई तो तब ये उसे डायग्नोज हुआ। तो अब हया के पास कितना वक्त है और बीइंग अ फादर वो अपनी क्या एफर्ट्स कर रहे हैं और क्या उनकी रिसर्च रही, और इस वक्त वो वालिदैन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं, क्या वो ये जानते हैं कि उनके बच्चों में भी ये मर्ज़ हो सकता है? और बिलखुसूस वो, क्योंकि ये एक मौरूसी मर्ज़ है जहाँ पे कज़न मैरिजेस का सिलसिला होगा, वहाँ पर इसके इम्कानात मज़ीद रोशन हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान फारूक, हया के वालिद हैं, और इस वक्त हया की जान बचाने के लिए अपना शब रोज़ कोशा किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी हिम्मत और आपके हौसले को हम दाद भी देते हैं और सपोर्ट करते हैं कि अल्लाह पाक हया को ज़िंदगी दे। लेकिन एज ए अवेयरनेस अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आपको क्या लगता है कि पहले से आपके इल्म में ये था जब हया को ये चीज़ डायग्नोज हुई, या कैसे पता लगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इस बीमारी के बारे में मैं बाय प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ, मेडिसिन से ही मेरा ताल्लुक़ रहा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग है मुझे इस डिज़ीज़ के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। इनफैक्ट हया की पैदाइश के बाद से लेके 3-4 महीने तक सब कुछ बहुत नॉर्मल रहा, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी नॉर्मल। 7 फ़ेब से ये शुरू हुआ और उसको नमूनिया का अटैक और ये सारी चीज़ें, और फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया इसके डायग्नोसिस में, मैं डॉक्टर्स से मिला, मैंने अपने तौर पे रिसर्च की, तब मुझे इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी,
इसकी ट्रीटमेंट, इसकी मैनेजमेंट, इसके बारे में मुझे पता चलना शुरू हुआ। तो मैं यही समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ इन पाकिस्तान अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनको ऑब्वियसली इसी वजह से ये लेट डायग्नोसिस की तरफ जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स वो अगर शुरू में मिस हो जाते हैं, या बहुत सी दफ़ा जिसको हम बर्थ स्क्रीनिंग कहते हैं, दुनिया में बच्चों की बर्थ स्क्रीनिंग की जाती है, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। तो उन टेस्टों की मदद से इसको पता किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई तरीका या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रोटोकॉल इतना बड़ा है ही नहीं। अगर है भी तो वो उन बीमारियों के लिए है जो हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, और इन बीमारियों की तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई, क्योंकि जब उसके लिए डायग्नोसिस ही नहीं था, उसका ट्रीटमेंट ही इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हमने इस बीमारी के बारे में पढ़ा तो कुछ रिसर्च के ज़रिए ये बात मालूम हुई कि फिर बच्चे में अगर ये डायग्नोस हो भी जाता है तो 1.5-2 साल से ज़्यादा वो क्यों नहीं जी पाता? देखें, इसमें मैं तो उसकी काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहा हूँ, तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी यानी जो इसका रीज़न समझते हैं वो ये है कि एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा एसेंशियल प्रोटीन जो कि जीन बनाता है, अब वो जीन डिफेक्टेड है तो वो प्रोटीन भी बॉडी के अंदर नहीं है, वो प्रोटीन 100% होना चाहिए। ऐसे में टाइप 1 यानी जिस बच्चे में सबसे पहले अर्ली एज में 6 महीने से पहले जिसमें डायग्नोस हो गया, तो उस बच्चे में वो प्रोटीन 10 से 15% है। बच्चे ने अपना एक ख़ास वेट अटेन किया, जैसे ही हया 4 kg तक की करीब पहुंची, बच्चे के पट्टे यानी उसके मसल्स अपना काम छोड़ देते हैं। इसमें वो मसल्स इन्वॉल्व हैं जो कि बच्चे को मूवमेंट कराने में, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, जो सबसे एसेंशियल मसल्स हैं, इसीलिए इसका नाम, इस प्रोटीन का नाम है SMN, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन। सर्वाइवल से मतलब ये है कि उसने सर्वाइव करना है। हमारे 2 ऐसे अहम काम हैं कि अगर हम यहाँ पे मुझे ये समझ आया कि वाकई अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें उतारने की सलाहियत, जो हमारी खाना निगलने की, थूक निगलने की सलाहियत है, और हमें सांस लेने के लिए जो मसल्स हेल्प करते हैं, वो कितने अहम है। इसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो यही मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ये मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे की खाना निगलने की सलाहियत और सांस लेने की सलाहियत महदूद होती चली जाती है। जैसे जैसे वो अपना वेट गेन करता है वैसे वैसे उसकी सांस लेने की सलाहियत, शुरू में वालिदैन को समझ भी नहीं आता होगा, क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी बच्चा कमज़ोर है, भूख नहीं लग रही उसको, या अभी देर से चलना सीख रहा है, इसी तरह इसको डिलेड माइलस्टोन कहा जाता है कि अरे नहीं बच्चे ने गर्दन, जैसे आजकल बच्चे 2-2.5 महीने में गर्दन संभाल लेते हैं, ठीक है। मेरी बेटी 4 महीने के करीब पहुंच गई थी और वो गर्दन नहीं संभाल रही थी। हमने किसी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा नहीं बच्चों में थोड़ी सी मोटर डेवलपमेंट लेट हो जाती है, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली कि ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि जिसको अर्ली इस तरह से पकड़ा जा सकता है। और जो आपने भी बात की कि लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग इसी वजह से हो जाता है कि किसी वजह से बच्चे का, लेट सपोज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि अचानक से फ्लू शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो जाता है। हमारे अंदर ये सलाहियत, क्या नॉर्मल बच्चे में ये सलाहियत होती है कि वो अपना बलगम, अपना थूक निगल ले, उसको खाने की नाली में ले जाए और वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन अगर जिस बच्चे में वो सलाहियत नहीं है, वो उसकी यहीं गले में फंसा रहेगा, अल्टीमेटली वो सांस की नाली में जाएगा, चोकिंग हो जाएगी। एक बच्चा जो 4 या 6 माह के अंदर का है वो अपना थूक भी नहीं निगल सकता, अपना जो, तो वो तो बड़ा पेन में आ जाएगा और बड़ा ही इसके लिए सर मैंने जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और मुझे उन्होंने कहा कि यू नीड अ कंप्लीट होम केयर, तो आप इस वक्त समझ लें कि मेरा घर एक छोटा सा ICU है, ठीक है। और उसकी मैनेजमेंट, यानी ऐसे बच्चों की मैनेजमेंट के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एक्सक्रीशन यानी जो सक्शन मशीन होती है वो, मॉनिटरिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ मैनेज करके रखनी पड़ती हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा हमें उसका सक्शन करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अब ये डायग्नोस तो हो गया, आप तो खुद इस फील्ड के हैं, तो बीइंग अ फादर आपने जद्दोजहद करके पता कर लिया, लेकिन आप कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने ऐसे वालिदैन होंगे जिन्हें पता ही नहीं चला होगा कि उनके बच्चों को ये चीज़ हुई और वो इस दुनिया से इंतकाल भी कर गए? बिल्कुल, मैं इसमें ये बताऊंगा कि जब मुझे इसका पता चला तो मैंने फ़ौरन से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर यहाँ पे सर्चिंग करना शुरू की कि कोई मुझे ऐसी कम्युनिटीज़ मिल जाएँ। तो फॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में भी ऐसी कम्युनिटीज़ मिली। मैं तकरीबन 40 to 50 ऐसे पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड एवरीथिंग। और उसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने 1.5, 2 साल की जद्दोजहद की, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने बच्चों को ना बचा सके। मगर उनकी जो जर्नी थी, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। और फिर उसके साथ ही मुझे बहुत सारे वो बच्चे जिन्होंने जो सर्वाइव कर गए, जिनको यहाँ पे एक ड्रग थी, वो ड्रग इस तरह से मिल गई और किसी तरह वो बच्चे सर्वाइव कर गए। तो मुझे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटीज़ से और लोगों से पता चलता गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल उन डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने मेरा अर्ली डायग्नोसिस, हया का अर्ली डायग्नोसिस करा के मुझे सही डायरेक्शंस दी और मैं उन तक पहुँचा।
सही है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कज़न मैरिजेस इसकी बेसिक वजह, जैसे थैलीसीमिया के बारे में हम सुनते हैं, या नॉन कज़न मैरिजेस भी हैं उसमें भी हो सकता है? देखें, मौरूसी बीमारियों की साइंस जो वजह बताती है, यानी जेनेटिक या हेरिडिटरी बीमारियों की साइंस जो वजह बताती है, वो तो डेफिनेटली यही है कि मतलब इंटर रिलेटिव मैरिजेस, ठीक है, सेकंड कज़न हो, थर्ड कज़न हो, कम्युनिटी एक हो, ठीक है, सेम एथनिसिटी हो, तो ये तो बड़ा कॉमन है। लेकिन ऐसा भी है 5 to 10% केसेस नॉन कज़न मैरिजेस की भी मिल जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके आबा अजदाद के जेनेटिक्स एग्जैक्टली। लेकिन कहा जाता है कि 90-95% केसेस में ये कज़न मैरिजेस में ही मिलता है। सही। अब ये बताएं कि पाकिस्तान में इसका इलाज है या नहीं है, और अगर है तो किस नौइयत का है, क्योंकि जब ये डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा तो इसके इलाज के लिए भी क्या चीज़ें होंगी? बिल्कुल, देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है जो रेयर डिजीज़ होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी रेयर होता है, ठीक है। तो एक तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत कम होती हैं, यानी शाज़ो नादिर कोई 1 या 2 कंपनीज होंगी पूरी दुनिया में जो वो उसकी दवा बना रही होंगी। जाहिर सी बात है उन कंपनीज़ की R&D, उन कंपनीज़ की कॉस्ट और उनकी जो मोनोपोली कह लें वो इतनी बड़ी होती है कि इस वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो ड्रग जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसका नाम है एवरेस्डी, रेस्डिप्लाम उसका पूरा नाम है। रोश फार्मा की ये ड्रग है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन इस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह ही है कि आप समझ लें वो एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। पहला ऑप्शन है कि उससे बच्चा कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो बेहतर ट्रीटमेंट है 90-95% जिसमें सक्सेस रेट है, वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल इस तरह से नहीं है। मैं कहूँगा कि वो ड्रग पाकिस्तान अब नहीं आ रही। लेकिन क्या पाकिस्तान के अलावा कहीं अवेलेबल है? देखिए, दुनिया में बहुत से मुल्कों में अवेलेबल है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चों को, जब बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाती है तो बच्चों को बहुत अर्ली एज में, यानी कि तकरीबन दूसरे-तीसरे महीने से पहले बच्चों को वो ड्रग लगा दी जाती है। जिस ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम ज़ोलजेंस्मा है, नोवार्टिस फार्मा की ये ड्रग है। और मेरे हिसाब से मैं अगर आपसे इसके बारे में बात करूँ तो लाखों डॉलर्स में उसकी प्राइस है, जिसकी वजह से वो एक नाकाबिल तस्खीर प्राइस है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी। लाखों डॉलर्स में उसकी प्राइस है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट उसकी प्राइस, जो शेल्फ प्राइस गूगल पे आती है वो मैं कोट करूँ तो वो $21 लाख है। 21 लाख डॉलर उसकी प्राइस है, ठीक है, वो कोट की जाती है। पाकिस्तान में ये ड्रग आई है एक लॉटरी प्रोग्राम के तहत। कुछ बच्चों को एक लॉटरी, ये बच्चे डायग्नोस हो रहे थे पिछले, ये मेरा ख्याल है 2019 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 2023 जनवरी में ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इस तकरीबन 2.5-3 साल के अरसे में लॉटरी प्रोग्राम के तहत 5 बच्चों को ये ड्रग लगी। सवाल ये पैदा होता है कि कोई बहुत बड़ा मिलियनर बिलियनर भी हो तो लाखों डॉलर पे करके कौन अपने बच्चे को ट्रीट करा सकेगा? असल देखें, इसका डिलेमा यही है कि वो ड्रग जिसका सक्सेस रेट 90-95% है और उससे बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है और बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर उसको इतना ज़्यादा महंगा रखा गया है। इसके पीछे क्या हिकमत है आई डोंट नो। लेकिन मेरा सवाल और मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील कंपनी से यही है कि किसी ना किसी तरह इस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी बेटी हया के लिए किस तरीके से अफोर्ड करेंगे? क्या उसके अलावा कोई रास्ता निकालेंगे या क्या? बिल्कुल, इसमें देखें, मुझे जो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे यही समझ आया कि दुनिया में लोगों ने इसके लिए फंड रेजिंग की, ठीक है। तो मैंने होप फॉर हया के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की। वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको मैंने इस्तेमाल किया। मैंने कुछ फंड रेजिंग स्टार्ट की, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इतनी बड़ी फंडिंग है कि ये किसी इंडिविजुअल या इतने बड़े क्राउड फंडिंग की भी बस की बात नहीं है। तो मेरा फिर इसमें जो अब रास्ता है वो यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे कि कंपनी की तरफ से कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम। बीइंग अ फादर आपने तो ये स्टेप लिया, लेकिन क्या हुकूमत इसमें कुछ अपना रोल अदा कर सकती है? बिल्कुल, मेरी जो कैंपेन चली तो मुझे मैंने बहुत कोशिश की और मैंने बहुत सी एप्लीकेशंस वगैरह भेजी। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुझे मावनत की बातचीत की गई है और उन्होंने, मतलब उनकी तरफ से कुछ स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात नहीं हुई है। मगर मेरी कोशिश है और मेरी अपील है, इनफैक्ट आपके इस प्लेटफॉर्म को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और वहाँ से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी CM सिंध से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा सिंध से और हेल्थ सेक्रेटरी से कि इसको किसी ना किसी तरह एक्सपीडिट किया जाए और ना सिर्फ हया बल्कि और भी बच्चों के लिए जो मौजूद हैं, उनके लिए जो इस ड्रग के लिए एलिजिबल हैं, तो किसी ना किसी कोई रास्ता। लास्ट में बताएं कि हया की अभी जितनी एज है, यानी आई थिंक 6 मंथ्स है, शी 6 मंथ्स अबव। तो अब आपका कितना वक्त है, कितने महीने या कितना टाइम? देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम बच्चे को 2 साल से पहले ये ड्रग लग जानी चाहिए, तकरीबन मैक्सिमम 1.5 साल है। लेकिन एज सून एज पॉसिबल इसमें कहा जाता है कि साल से पहले अगर ड्रग लग जाए तो बच्चे में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं।
तो मेरी यही कोशिश है और मेरी दुआ है, और मैं अपील भी यही करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरी बेटी के लिए ड्रग अवेलेबल हो जाए। हमारी तो दुआ है कि हया को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे और ऐसे तमाम बच्चे अगर वो भी इस किस्म की बीमारी का शिकार हैं तो उनको भी सेहत नसीब हो। और बिलखुसूस ये कि इतना बेश कीमत इसका इलाज है क्योंकि एक रेयर बीमारी है ये, तो उसमें हमारे रिसर्च के इदारे, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपना रोल अदा करें कि पाकिस्तान में काश ये चीज़ें बनने लग जाएँ तो आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान, आपने एक अवेयरनेस के तौर पे हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और हमारी दुआएं भी हया के साथ। तो नाज़रीन, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामी यानी SMA नामी ये मर्ज़ जो कि एक जिनियाती कह लीजिए या मौरूसी मर्ज़ है, लेकिन बहुत सारे वालिदैन आज भी इससे नावाकिफ़ हैं। डॉक्टर फरहान तो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ हया के लिए कोशिश नहीं कर रहे बल्कि हर उस बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप वालिदैन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये मालूम हो सके, आगाही हो सके, इस मुआशरे में लोगों को ये पता लग सके कि जिनके बच्चे 2 साल की उम्र से कम किसी भी वजह से इंतकाल कर गए तो क्या उनके वालिदैन ने इस चीज़ को डायग्नोस किया था अपने बच्चों के अंदर, या आज तक वालिदैन को ये मालूम ही नहीं हो सका कि बच्चे के जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे थे और उसकी वजह से वो आगे सर्वाइव नहीं कर सका। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ना होने की बुनियाद पर या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वो अप्रोचेस नहीं है या वो कैपेसिटी नहीं है कि इन किस्म की रेयर बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात यहाँ पर तैयार हो सकें। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने इस बात को एक आगाही की सूरत में अपने नाजरीन तक रखा है और हमारी यही दुआ है कि ऐसे तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी सेहत दे और वो भी कामयाब हो। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।